महाराज बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर जी को नमन करता हूं। और नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पैरियर रामास्वामी नायकर, पैरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, चौधरी चरण सिंह, मान्यवर मीना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी भाई नरेंद्र कुमार भाटी जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तो, भाई सुनील अक्षय जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई सुनील भरसिया जी, उनके साथ आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रदेश महासचिव भाई विनोद जी और तमाम इस जिले के भाई संतोष जी और उनके सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे मिशन 78 की टीम, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि संविधान बचाओ सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा में हम लोग हैं और आज इसका पहला दिन है। दो विषय में हम लोग बात करेंगे। पहला विषय सत्ता, सरकार, और दूसरा विषय संविधान। अब आप ये तय कर लो कि आप पहले संविधान पे मुझे सुनना चाहोगे या सरकार पे बताओ। बहुत अच्छे, तो पहले हम लोग संविधान पे अपनी बात रखेंगे। आप गौर से सुनना, क्योंकि आपने 4-5 घंटे से इंतजार किया और हजारों की संख्या में आप इंदौर से शुरू होकर यहाँ आए। इसलिए क्योंकि यहाँ यात्रा खत्म होने के बाद आपको गांव-गांव में जाके मेरी बात को पहुंचाना है, इसलिए संविधान पे सर्वप्रथम अपनी बात हम लोग रखेंगे। सामान्य साथियों, देश आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, लेकिन इस देश के कमजोर हक वंचित समाज को आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भारत के दबे कुचले, अमीर गरीब सभी लोगों को समान घोषित करने वाले संविधान को लागू किया गया। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारी थी, जो राजनीतिक स्थिति हमारी थी, 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति वही थी। हमें ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी कब मिली? ये आजादी मिली जब भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन असली आजादी लागू हुई और गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, टूटी झोपड़ी में रहने वाला, कच्चे मकान में रहने वाला हर गरीब भी इस देश में बराबर हो गया। संविधान से पहले हम पे क्या था? क्या पक्के मकान थे? नहीं। क्या खुले में घूमने की आजादी थी? नहीं।
क्या सिर्फ शिक्षा का अधिकार था? नहीं। क्या अच्छे इलाज का अधिकार था? और तो आज भारत की संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और चपरासी से लेकर आईएएस आईपीएस बनने का अधिकार भी महिलाओं को अगर मिला तो वो इसी संविधान की वजह से मिला। आज अगर पुरुषों के साथ हमारी 2 माएं भी मंच पर बैठी हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां और हमारे महापुरुषों के संघर्ष, उनके बलिदान की वजह से जो संविधान रूपी फल हमें मिला, ये उसकी वजह से बैठी है। जिनको उजाले में निकलने का अधिकार भी नहीं था, उनको मालिक बनाने का अधिकार, उनको आजादी से जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि आज जो केंद्र की सत्ता में सरकार है, और बुरा यह है कि मध्य प्रदेश में भी वो सरकार है, ये पूरी सरकार, इनका मुख्य संगठन आरएसएस, इनकी विचारधारा हमेशा से संविधान के विरोध में रही। संविधान के लागू होने के 5 दिन बाद से ही इन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये संविधान हमारा संविधान नहीं है। ये झंडा तिरंगा, जिस तिरंगे में भारतीय सेना का वो जवान जो शहीद होता है, वो लिपट के आता है, इन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। आज ये लोग बड़ी सत्ता में हैं, यानी कि बहुत ताकतवर हैं, केंद्र में भी सत्ता में है, स्टेटों में भी सत्ता में है। दबी दबी आवाज में इनके नेता, इनके धर्मगुरु, इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके मंत्री संतरी, और अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग आजादी का दिवस मना रहे थे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। इस बात को इस तरह समझो कि जिस तरह से भीम आर्मी के मुखिया के रूप में मैं हूं और भीम आर्मी के नेताओं के रूप में हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, वो जो बात कहते हैं वो मुझसे पूछे बिना नहीं कहते, या वो बात कहते हैं जिनकी चर्चा हमारे संगठन में होती। आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बात कह रहे हैं, हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब ये पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को खत्म कर दे। हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पिछले दरवाजे से तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को बदल के भारत में मनुस्मृति नामक संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसलिए जब हमने भीम आर्मी का निर्माण किया, इस शपथ के साथ किया था कि भीम आर्मी भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। हम ये जानते थे कि जैसे जैसे आरएसएस के लोग सत्ता में आएंगे, ये भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, और जब से सत्ता में आए 2014 से केंद्र में, तब से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आज हमने तय किया है कि गली गली, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले जाकर जिनको संविधान की वजह से आजादी मिली, जिनको संविधान की वजह से अधिकार मिले, उन लोगों को जागरूक करके इकट्ठा करना है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। संविधान विरोधी ताकतों को जमी दल करना है। इसलिए
क्योंकि आज जो अधिकार मिले हुए हैं इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। आज जो अवसर मिले हुए हैं इनको खोना नहीं है मेरे साथियों। इसलिए हमें संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है। अब दूसरी बात सरकार की है कि जब से भारत में लोकतंत्र आया, सरकारें बननी शुरू हुई। आप गौर करना, सरकार होती क्या है। जैसे आपने ये पगड़ी मेरे सर पे रख दी और एक समिति बना के अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा सुरक्षा और अपनी तरक्की के फैसले मेरे हाथ में दिए, उसी तरह से हम लोग वोट देके एक समिति, एक सरकार चुनते हैं, जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में रहने वाले, अगर वो प्रदेश की सरकार है और अगर वो देश की सरकार है तो देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के हितों की रक्षा करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उनके अच्छी पढ़ाई, अच्छे इलाज और उनके ऊपर होने वाले अन्याय पे रोक लगाए। इसको एक समिति, लोक कल्याण समिति के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन आज की सरकारें, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और भारत में लोकतंत्र आए 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव के बाद कोई आपकी गली में आपके हालात जानने के लिए आता है क्या? क्या चुनाव के बाद आपकी पीड़ा, आपके आंसू पोंछने के लिए कोई आता है क्या? अगर आप मेहनत मजदूरी ना करो, अपना रोजगार ना करो तो कोई आपको रोटी की व्यवस्था कराता है क्या? कोई आपका इलाज की जिम्मेदारी लेता है क्या? कोई आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता है क्या? कोई आपकी जमीन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है क्या? ये बात मैंने आपको इसलिए पूछी कि ये सारे काम सरकार के हैं कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, रोटी मतलब पेट भरने के लिए रोटी, कपड़ा मतलब तन ढकने के लिए कपड़ा और मकान मतलब सर ढकने के लिए पक्का मकान। बेहतर से बेहतर शिक्षा जिससे आप अपने भविष्य को मजबूत कर सको, अच्छे से अच्छा इलाज कि तमाम तरह की बीमारी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, आगे बढ़ने के लिए आपको रोजगार, चाहे नौकरी, चाहे बिजनेस, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे जमीन, तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने का अधिकार आपको संविधान देता। लेकिन आज की सरकारें क्या कर रही हैं, गौर करो। आज की सरकारें पहले वोट खरीदने के लिए चुनाव से 2-4 दिन पहले ताकतवर लोग ठेला लेके आपकी गलियों में आते थे और चुपचाप आपसे कहते थे कि कुछ पैसे ले लो, वोट हमें दे देना। ऐसा होता था ना पहले? पहले काम चुपचाप होता था, चोरी से होता था। आजकल ये काम धड़ल्ले से होने लगा है, डंके की चोट पे होने लगा है। आज सरकार अधिकारी कर्मचारियों से करवाने लगी है। जो सरकार 4.5 साल तक आपकी खबर नहीं लेती, वो चुनाव से कुछ दिन पहले हमारी माँ बहनों को लाडली बहन योजना के थ्रू पैसे देने का काम करती है। मेरी माँ बहनों, ये लाडली बहन योजना आपकी तरक्की के लिए नहीं है, क्योंकि 1250 रुपए में आपकी तरक्की नहीं हो रही है। ये 1250 रुपए चुनाव तक आपकी वोट को खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश का बजट कितना है? मध्य प्रदेश का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए सालाना। एक साल का बजट 1.14 लाख करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे को
अपनी तिजोरी में रख के उसमें से चंद पैसे आपके माथे में मार के और आपकी वोट को लूट के, इसको वोट खरीदना कहते हैं, आपकी वोट को खरीद के अगले 5 साल आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर करने का इंतजाम सरकार कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात पर भी गौर कर लो कि सरकार का जो पैसा होता है वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो जनता का पैसा होता है। आप ये बताओ, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री वो 1250 रुपए अपने अकाउंट से आपको दे रहे हैं? अपनी जमीन बेच के आपको दे रहे हैं? अपनी गुल्लक तोड़ के आपको दे रहे हैं? अपनी सैलरी में से दे रहे हैं? वो 1250 रुपए वो जो आपने टैक्स देके पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसे में से आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों की कुर्बानी से दिया वोट का अधिकार है। मेरे भाइयों बहनों, मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, अगर वोट का अधिकार ना होता आपके पास, आपकी बस्ती में ये लंबे कूदे वाले पैर भी नहीं रखते। मेरी बात को याद रखना। जिन्हें आज भी आप में से ऊंच नीच की भावना जिनके अंदर हो, जो आज भी आपको नीचा दिखाने के लिए आपके घर में भोजन करते हो, जो जिनके लोग आपके सिर पर पेशाब करें, जिनके लोग आपको रेप हत्या करके जमीन में गाड़ दें और ये उनका संरक्षण करें, ऐसे लोग आज आपके हितैषी कैसे हो गए? इसका एकमात्र कारण ये है कि आपके प्रदेश में चुनाव आ गया है। मेरे लोगों, उनको आपकी वोट चाहिए। आपकी वोट लेके वो ताकतवर हो जाएंगे, आपको 1250 रुपए देंगे, अपने आप 3 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में रखेंगे, 3 लाख करोड़ से अपने लोगों को मजबूत करेंगे और आपको 1250 देते हैं, 900 1000 रुपए का सिलेंडर देते हैं। आप आग में जल के मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसा मुख्यमंत्री जी के घर का नहीं है। 1250 दें, 1250 रख लो। अगर आने वाले कल में डर के हमारी ताकत से 1500 देने लग जाए, 1500 रख लेना। अगर कोई और कहे मैं 2000 दूंगा तो उसके 2000 रख लेना। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये आपकी मेहनत का पैसा है। पैसा ये देना दे तुम्हें तो पैसा इनका रख लेना, लेकिन अपनी चाबी इनके हाथ में मत देना। अपने झंडे को, अपने डंडे को, अपने नेता को मजबूत करके अपने भविष्य का फैसला उनके हाथ में देना। इसलिए वोट आजाद समाज पार्टी को देना और चुनाव के समय अगर ये आपकी वोट को खरीदने के लिए पैसा देने आए, वो पैसा भी रख लेना। इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि ये चुनाव के बाद आपसे 1 रुपए का हिसाब कर दें। आपका खून खड़ा होकर ये बात कह रहा है। अगर कोई आपको लूट के और लूट का कुछ हिस्सा देना आए, उस हिस्से को रख लेना। इनका पैसा नहीं है, लेकिन अपनी ताकत को जरूर बनाना, क्योंकि अगर आपने गलती की तो अगले 5 साल फिर आपको इनके आगे ऐसे हाथ फैला के रखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के, मेरे नौजवान भाइयों के हाथ इनके आगे फैले। आपको याद होगा